Hey everyone, first of all, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Guide Classes. Hope you all are doing great. So guys, आज का जो हमारे क्लास का टॉपिक रहने वाला है वो है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। आपको मैंने शायद लास्ट क्लास में बोला था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, तो वो टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। उससे पहले जो ये हमारे कुछ एक टॉपिक्स है, इसमें आपके वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, तो वो करने के बाद में फिर हम अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला चैप्टर करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आफ्टर ऑल होता क्या है। देखो, आपको कहीं ना कहीं नाम से ही पता लग रहा है वर्कर पार्टिसिपेशन, कि जो आपके वर्कर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो आपके नॉन मैनेजरियल, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि आपके जो वर्कर्स होते हैं वो कौन से लेवल पर आते हैं। आपके वर्कर्स आपके कौन से लेवल पर आते हैं? नॉन मैनेजरियल लेवल पर आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपका प्लेटफॉर्म एरिया पर आपके वर्कर आते हैं। जब अगर हम लेवल्स की बात करें तो जो नॉन मैनेजरियल जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपके वर्कर्स होते हैं, उनको मैनेजमेंट के जब भी डिसीजन लिए जाए तो उनका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। आपको पता है कि पुराने टाइम में क्या होता था, बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टॉप पर्सन्स की चलती थी, जो आपके लीडर्स है, जो टॉप मैनेजर्स है, सिर्फ उनकी चलती थी। वर्कर से ना कुछ पूछा जाता था, ना कुछ उनसे बात की जाती थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में इवोल्यूशन जब करवाया तब वहां पर हमने डिस्कस किया कि स्टार्टिंग में जो है एम्प्लॉयज को जस्ट एक क्या मशीन समझा जाता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो नीड है, अब जो डिमांड है पूरी सोसाइटी की, वो क्या है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप चाहते हो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे से रन करे, एक सक्सेसफुल तरीके से रन करे और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको, तो उसके लिए जरूरी है कि जो वर्कर्स है उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेते टाइम उनको इन्वॉल्व करो, उनका पार्टिसिपेशन लो, ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन आए, उनके अंदर एक जो है ऐसी फीलिंग आए कि यस, हम लोग भी तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है ना। तो वो जब भी आप कोई भी काम करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, खुद का वर्क समझ के करे। तो वही सब हमने यहाँ पर पढ़ना है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर। तो देखिए, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये सबसे पहले तो बेस्ड है किसके ऊपर? आपकी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पर। आपने बहुत सारी जो अप्रोच पढ़ी होगी मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर किसको कंसीडर करते हैं हम? ह्यूमन के साथ रिलेशन कैसे है ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको कंसीडर करते हैं। तो ये उसके ऊपर बेस्ड है, विच ब्रॉट अबाउट अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज टू लेबर एंड मैनेजमेंट, जो कि क्या करती है, लेबर के लिए, जो काम करने वाले वर्कर्स है उनके लिए, और जो मैनेजमेंट जो है उनके लिए एक नई वैल्यूज को सेट करती है, उनके लिए न्यू न्यू जो है एक आइडियाज लेकर आती है, न्यू न्यू जो है उनके बीच में एक तालमेल बिठाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज। अभी अभी बताया ना, नॉन मैनेजरियल मतलब वो आपके जो प्लेटफॉर्म एरिया पर जो वर्कर्स आते हैं वो आपके नॉन मैनेजरियल वर्कर्स कहलाते हैं, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज कहलाते हैं। तो उनका पार्टिसिपेशन कराना किसमें? कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन लेने की प्रोसेस होती है उसके अंदर नॉन मैनेजरियल जो एम्प्लॉइज है उनको इंक्लूड करना, ताकि वो भी क्या है, अपना व्यू पॉइंट रख सके कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तो वर्कर पार्टिसिपेशन का अनदर नेम जो कि आपको याद करना होगा, दैट इज लेबर पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के अंदर इसको क्या बोला जाता है? इसको कहते हैं को डिटर्मिनेशन, मतलब मिलजुल कर जो वो निश्चित करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं वो। और यूगोस्लेविया के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर इसको कहा जाता है क्या? सेल्फ मैनेजमेंट, खुद की मैनेजमेंट करना। ओके, तो वर्कर जो है उनको क्या किया जाता है, इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है मेंटली एंड इमोशनली इन दी मैनेजमेंट प्रोसेस। मेंटली का मतलब, जब भी कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उनसे पूछो कि आप क्या चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके व्यू पॉइंट से क्या होना चाहिए। और इमोशनली मतलब कि उनके इमोशंस कैसे जुड़े हैं उसके साथ, कहीं उनको किसी भी डिसीजन से कहीं उनको हर्ट ना हो, तो उन दोनों को ऐसे मतलब इन्वॉल्व करना कि वो जो है मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर पूरी तरह से इंडल्ज हो जाए, अपना व्यू पॉइंट रख सके। तो डेविस जो है, अकॉर्डिंग टू केट डेविस, उन्होंने क्या कहा है, ये एक मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी?
पर्सन्स की इन अ ग्रुप सिचुएशन, कोई इंडिविजुअल बेस पर नहीं, ग्रुप के अंदर, सिर्फ एक सिंगल से नहीं, मतलब एक ग्रुप, पूरे ग्रुप से हम जो है कंसल्ट करते हैं, जो कि क्या करता है, इंकरेज करता है उनको कि वो क्या करे, कंट्रीब्यूट करे किसमें, गोल्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैम, कि मतलब वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपना योगदान दे सके, और साथ ही साथ उनके अंदर भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज हो कि यस ये काम हमें मिला है तो हमें ये वर्क करना ही करना है। ठीक है, तो ये होता है इसका मीनिंग कि वर्कर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज है उनको ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन प्रोसेस के अंदर या मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर उनको इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, अब कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होंगे आपके, किसके, वर्कर पार्टिसिपेशन के। तो देखो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि क्या करेगी, इंक्रीज द स्कोप फॉर एम्प्लॉइज शेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद द अजम्पशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है तो ये क्या करती है, एम्प्लॉइज के इन्फ्लुएंस जो पड़ेगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसको बढ़ा देती है, कि मतलब कि उसको भी इन्वॉल्व करती है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी अजम्पशंस के साथ कि यहाँ पर एम्प्लॉय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसको जो है उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब इसका पार्टिसिपेशन का मतलब ही क्या होगा कि एम्प्लॉइज का हिस्सा बढ़ा देना, कि उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा डिसीजन लेते टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पार्टिसिपेशन प्री सपोज क्या होता है, पहले से ही वो ये मान लेते हैं विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय वर्कर, कि जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना तो जो वर्कर्स है वो खुशी खुशी जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि डिसीजन लेते टाइम उनका सलाह मशवरा किया गया है, तो वो ऑब्वियसली उनको जो भी काम दोगे वो जो है इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट नॉट एज इंडिविजुअल बट एज अ ग्रुप थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ओके, वर्कर्स जो है जो पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, सिर्फ अकेले अकेले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एज अ टीम, एज अ ग्रुप मेंबर जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि उनका जो लीडर होगा, उनको जो रिप्रेजेंट करने वाला होगा, उसके द्वारा वो जो है एज अ ग्रुप काम करेंगे। अब जैसे कि सपोज करो जो लेबर्स होते हैं उनकी क्या होती है, ट्रेड यूनियन होती है ना, तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी उन्होंने अपनी बात मनवानी है, तो ट्रेड यूनियन का जो लीडर होगा वो जो है डिस्कस करेगा किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स के साथ। सारे पर्सन तो नहीं जाएंगे ना, तो इसीलिए ये ग्रुप में काम होता है, ना कि इंडिविजुअली, पूरे ग्रुप की जो है सहमति के साथ डिसीजन लिया जाता है। तो उसके बाद में आता है वर्कर पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट का, वो अलग होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग से। अब आप बोलोगे मैम ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्कर पार्टिसिपेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग से अलग होगा, किस सेंस में, while the former is based on mutual trust, information sharing and mutual problem solving, the latter is essentially based on power play, pressure, tactics and negotiation। देखो वर्कर पार्टिसिपेशन किस चीज पर बेस्ड होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कि अगर वर्कर्स जो है उनसे पूछ लिया तो उनको भरोसा रखना चाहिए अपने टॉप मैनेजर्स पर कि यस वो उनकी जो डिमांड है या जो भी उन्होंने व्यू पॉइंट रखा उसको ध्यान में रखेंगे, तो आपस में ट्रस्ट होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब क्या है कि अब जो टॉप मैनेजर्स जो है वो टाइमली इंफॉर्मेशन शेयर करे उन वर्कर्स के साथ, उनको बताए, और साथ में जो मिलकर वो किसी प्रॉब्लम का सोल्व करे, सॉल्यूशन निकाले, तो उस चीजों पर बेस्ड होता है आपका वर्कर पार्टिसिपेशन। जबकि आपका जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज है और जो आपके टॉप मैनेजर्स है वो मिलकर समझौता कर लेते हैं किसी चीज पर, मिलकर जो है वो क्या है कि एक आप कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बनाना, एक नेगोशिएशन करना, किसी भी बात को लेकर समझौता करना, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है। तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसलिए अभी आप इसको ज्यादा मत समझो, ज्यादा मत डीपली लो। ओके, देन आता है बेसिक रैशनल फॉर वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज दैट वर्कर इन्वेस्ट देयर लेबर एंड देयर फेट्स टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, thus they contribute to the outcome of organization, hence they have a legitimate right to share in decision making activity of organization। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वर्कर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने लेबर को,
एंड देयर फेट्स टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। फेट्स होता है भाग्य, मतलब कि अगर कोई भी वर्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लग जाता है तो वो क्या करता है, मेहनत तो करता ही करता है, लेबर तो अपनी लगाता ही लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, साथ ही साथ उसका भाग्य भी कहीं ना कहीं होता है। तो इसीलिए वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए उनके पास एक अधिकार बनता है कि यस, उनको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी डिसीजन लिया जाए तो उस टाइम पर उनको भी पूछा जाए। तो बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली कि ये एम्प्लॉइज के स्कोप को बढ़ाता है, इजिली एक्सेप्टेबल हो जाता है, और ये ग्रुप में काम करते हैं, और ये जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग से अलग है कि ये ट्रस्ट वगैरह पर बेस्ड होते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि ये जो है यहाँ पर वो कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है वो क्या आता है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के लेवल क्या है, और ये बहुत अच्छे से समझने हैं हमें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो लेवल आपके 4 तरह की लेवल, 5 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन के लेवल होते हैं। फर्स्ट वन आपका इंफॉर्मेटिव, देन कंसल्टेटिव, देन एसोसिएटिव, उसके बाद में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड देन आता है डिसीजिव। तो चलिए अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आया आपका इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। तो देखो इंफॉर्मेटिव का मतलब ही क्या है, ओनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टॉप मैनेजर यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग with workers on such item those are concerned with workers। यहाँ पर मैनेजमेंट क्या करेगी, वो इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन वर्कर्स तक भेजेगी जो कि क्या करती है, वर्कर्स के रिगार्डिंग होती है, वर्कर से रिलेटेड होती है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसको सेंड की जाती है, वर्कर्स को सेंड की जाती है। तो यहाँ पर फिर वो चाहे कुछ भी हो, आपका बैलेंस शीट है, प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, या प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्योंकि वर्कर्स को पता होना चाहिए कंपनी की बैलेंस शीट, वो कितना प्रोडक्शन उनको करना है, कंडीशन कैसी चल रही है कंपनी की, मतलब जो भी जिसमें भी वर्कर का इन्वॉल्वमेंट हो वो सारी इंफॉर्मेशन वर्कर्स के पास पहुंच जानी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर वर्कर हैव नो राइट, ये लाइन ध्यान से सुनना, worker have no right of close scrutiny of information provided and management has its prerogative to make decision on issue concerned with workers। यहाँ पर वर्कर्स को इंफॉर्मेशन तो दे दी जाती है लेकिन वर्कर्स के पास ये राइट नहीं होता कि वो उस इंफॉर्मेशन को चेक कर सके, क्लोजली एनालाइज कर सके। उसको जो इंफॉर्मेशन दे दी वो ठीक है, अब उसको एनालिसिस करने के लिए नहीं मिलेगा। लाइक अगर उसको ये बता दिया बैलेंस शीट कंपनी की आज ऐसी चल रही है, तो आप मतलब उनको बैलेंस शीट देखने के लिए नहीं दी जाएगी, स्पेशली नहीं दी जाएगी। जो पब्लिश्ड होगी वो तो अलग होती है, वो तो सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्कर्स के पास राइट नहीं होता कि वो क्लोजली जो है चीजों को चेक करे या इंफॉर्मेशन जो उनको दी है उसको एनालाइज करे। ओके, इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन में समझ में आया। तो इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन में बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जो कि किसके रिगार्डिंग होगी, आपके वर्कर्स के रिगार्डिंग होगी, वो चाहे कैसे भी रिलेटेड हो उनके लिए, वो आप ये यहाँ पर आएगी। फिर आती है आपकी कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, देखो कंसल्ट करना, हम कहते हैं ना कोई भी काम करने से पहले जो है किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ आपको वो चीजें कंसल्ट करनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए। तो वही आपके कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन कहती है। तो ये क्या बोलती है, सुनो। तो देखिए कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन में क्या है कि इस तरह की पार्टिसिपेशन के अंदर वर्कर्स आर कंसल्टेड इन दोज मैटर विच रिलेट टू देम, कि वो मैटर जो कि वर्कर से रिलेटेड होते हैं तो उनसे कंसल्ट किया जाता है कि बताओ भाई तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है, उनसे पूछा जाएगा। तो इसे बोलते हैं कंसल्टेटिव। यहाँ पर जो वर्कर जो है उनका रोल क्या होगा, वो रेस्ट्रिक्ट होगा, मतलब लिमिटेड होगा, कहाँ तक, टू गिव देयर व्यूज ओनली, कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज देने हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम पे की बात करें, वर्कर्स को जो सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो कोई भी इशू आया, सपोज ट्रेड यूनियन ने बोला या कैसे भी कि आपको इतनी सैलरी करनी चाहिए या आपको इतने काम पर इतनी सैलरी देनी चाहिए, मतलब अगर कोई भी वर्कर 1000 यूनिट बनाता है तो उसको इतना जो है वेज मिलना चाहिए। तो आप उनसे डिस्कस करोगे कि बताओ हमने ये सोचा
सोचा है कि अगर आप जो है ना 1000 यूनिट्स बनाओगे डेली की, तो आपको जो है 500 रुपीज हमें जो है देंगे, डेली के 500 रुपीज देंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनसे सलाह मशुरा लिया जा रहा है, उनका व्यू जानने की कोशिश की जा रही है, आखिर वो क्या चाहते हैं। तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उनके व्यू पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस जो है, ये व्यूज ये मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करती है। तो अब उन्होंने बता दिया सपोज कि हाँ हम इतने पर एग्री है, या उन्होंने अपना बताया कि नहीं सर आपको जो है ना मतलब 1000 यूनिट के लिए एटलीस्ट 800 रुपीज तो हमें देने चाहिए। तो अब क्या होगा, उन्होंने तो अपना व्यू पॉइंट दे दिया, अब उसको मानना है या नहीं मानना वो किस पर डिपेंड करेगा, मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर उसको लगता है कि यस मान सकते हैं तो वो मानेगी, अदरवाइज वो नहीं मानेगी। कोई उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता वर्कर्स के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, नॉनथलेस ये जो है ये क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वर्कर्स को टू एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन मैटर इन्वॉल्विंग देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर वर्कर को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं उन मैटर्स पर जो कि उनसे रिलेटेड होगा। तो हमने अब तक दो पढ़ी है। इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कंसल्टेटिव में क्या है, उनका व्यू पॉइंट भी जानना, बट जरूरी नहीं है कि उनका जो उन्होंने बताया उसको हम फॉलो करेंगे या उसको एक्सेप्ट करेगा टॉप मैनेजर्स। ओके, देन आता है एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। अब ये पार्टिसिपेशन क्या कहता है, एसोसिएटिव। यहाँ पर जो वर्कर का रोल होगा ना, वो क्या है, नॉट जस्ट एडवाइजरी। अनलाइक कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, यहाँ पर एडवांस्ड एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। नाउ द मैनेजमेंट इज अंडर अ मोरल ऑब्लिगेशन टू एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द अनएनिमस डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो है वर्कर का रोल सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी नहीं रहता। एडवाइजरी का मतलब हमने क्या देखा था कि सिर्फ और सिर्फ वो अपना व्यू पॉइंट नहीं रखते, सिर्फ एडवाइस नहीं देते, बल्कि यहाँ पर जो है उनका रोल बढ़ जाता है। यहाँ पर वो जो भी अपना व्यू पॉइंट रखेंगे ना, या जो भी वो लोग बोलेंगे, वो मैनेजमेंट के लिए जो है जरूरी हो जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको जो है यूज में लाए, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में डिसीजन ले। तो यहाँ पर जो है वो उसको क्या करते हैं, उनको फॉलो करना, उसको जो है माननी भी उनके लिए जरूरी हो जाती है। जैसे कि कई बार ट्रेड यूनियन की जो डिमांड होती है वो जो है मैनेजमेंट को माननी ही पड़ती है, उनके लिए क्या है, एक जरूरी हो जाती है वो चीजें कि यस अब तो ऑब्लिगेटरी हो गया कि अब तो उनको मानना पड़ेगा। तो ये हो जाती है एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पर वर्कर का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ वो एडवाइजरी होते हैं, बल्कि वो जो है अपना एक एडवांस्ड और इम्प्रूव फॉर्म जो है उसमें वर्क करते हैं कंसल्टेटिव से। ठीक है, अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है कौन सा, नेक्स्ट आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन क्या है, अब ये सुनो। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन के अंदर जो डिसीजन जो है ना ऑलरेडी टेकन आर इम्प्लीमेंटेड बाय द वर्कर, वो वर्कर्स डिसीजन ऑलरेडी ले भी लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। कंपेयर टू द फॉर्मर 3 लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, द डिग्री ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द वर्कर इज डेफिनेटली मोर इन दिस पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर तो क्या हो गया कि वर्कर ही डिसीजन लेंगे, वर्कर ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी होगी ना, वो भी क्या है, वर्कर्स के पास ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ मतलब बताएंगे नहीं टॉप मैनेजर्स को, बल्कि वो खुद ही डिसीजन लेकर खुद ही उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर आता है डिसीजिव पार्टिसिपेशन। डिसीजिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है, डिसीजन जो है वो ज्वाइंटली लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा और वर्कर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में। इनफैक्ट ये क्या है, एक अल्टीमेट लेवल होता है वर्कर पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पर वो लोग जो है मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं, मिलकर जो है डिसाइड करते हैं। कुछ बातें वर्कर्स की मानी जाती है, कुछ बातें जो है उनकी मैनेजर्स की मानी जाती है। ठीक है, तो वो मिलजुल कर ज्वाइंटली जो है डिसीजन लेते हैं, और ये जो है यही लेवल एक अल्टीमेट लेवल होता है, जो बेस्ट लेवल होता है वर्कर पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट के अंदर। तो ये थे हमारे 5 लेवल्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वन इन्फॉर्मेटिव, जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कंसल्टेटिव में उनसे व्यू पॉइंट जाना जाता है, माने या ना माने मैनेजमेंट की मर्जी। एसोसिएटिव में व्यू पॉइंट जानने के साथ साथ उनके डिसीजन को मानना भी पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव में सब कुछ वर्कर ही करते हैं, डिसीजन भी लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और डिसीजन में क्या है, दोनों मिलकर जो है वो डिसीजन लेंगे। तो ये हमने अभी की है लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन।
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, कि किस किस फॉर्म में जो है पार्टिसिपेशन किया जा सकता है वर्कर्स के द्वारा जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये फॉर्म्स जो है अब हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी, मैं आपको मीनिंग बता दूंगी, कुछ मतलब इसको एक्सप्लेन कर दूंगी और बाकी आप पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप पूछ लेना, ओके। तो देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। सबसे पहली जो फॉर्म आती है वो आती है कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। अब ये टर्म आपने अभी अभी पूछी है, सुनी भी है, तो ये क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है, मिलजुल कर जब एग्रीमेंट किया जाता है जिसके अंदर क्या है, कुछ एक रूल्स और कंडीशन जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज जो है वो मिलकर जो है कुछ एक रूल बना लेते हैं, कुछ एक कंडीशंस रख देते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। बार्गेनिंग तो आपने सुना ही होगा ना, हम सब क्या करते हैं, शॉप पर जाकर बार्गेन करते हैं। बार्गेन मतलब कि कहते हैं चलो अगर कोई भी 60 रुपीज का आपने कोई भी सामान लिया, बोलोगे नहीं नहीं भैया ये तो 60 का तो है ही नहीं, आपको मैं 50 से ऊपर तो दूंगी नहीं। तो ये बार्गेनिंग ही होती है ना। और फाइनली अगर उसे लगता है कि चलो ठीक है 50 रुपए में भी मुझे अगर कुछ फायदा हो रहा है तो शॉप वाला दे देता है। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ ना, दोनों ने नेगोशिएशन किया, आपस में एक एग्रीमेंट किया कि ठीक है मैं आपको 50 दूंगी, उसने बोला ठीक है दे दो। तो ये इसी को बोलते हैं बार्गेनिंग। तो यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज और वर्कर, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट जो है बार्गेनिंग करती है। तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये जो है ये पार्टीज पर बाइंड होते हैं सिर्फ। और जो कलेक्टिवली बार्गेनिंग बेस्ड होती है किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है, दोनों बैलेंस कर कर चलती हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल की बात करें, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर अगर हम बात करें तो हर एक पार्टी क्या कोशिश करता है, आउटबिट द अदर एंड गेट मैक्सिमम एडवांटेज बाय यूजिंग। मतलब देखो नॉर्मल अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो मैंने अभी आपको बताया ना, इसका मतलब क्या होता है, हर कोई दोनों पार्टी क्या सोचती है कि सामने वाले को लूट लो और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाओ, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम थ्योरेटिकली की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक बैलेंस बनाना दोनों के बीच में। तो ये आपका जो है आपका कहलाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो यहाँ पर देखो आगे ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं, यहाँ पर देखो वर्कर प्रेफर करते हैं किस चीज के लिए, यूज करना इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग रादर देन आस्क फॉर शेयर इन मैनेजमेंट। वो जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग पसंद करते हैं बजाय कि मैनेजमेंट में हिस्सा लेने की। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब कि वो क्या चाहते हैं कि हमारी भी कुछ कंडीशंस पूरी हो और हम भी उनकी कुछ कंडीशंस माने। तो आपको पता होगा अगर आप कोई जॉब करने जाते हो तो वो लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लेते हैं कि लाइक अगर 6 महीने जो है आप मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जा सकते, और आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने, और आपको वो लिख भी देंगे कि यस हम आप लोगों को जो है हर महीना जो है आपकी पे होगी 10,000 पर मंथ सपोज। तो ये क्या हुआ, दोनों के बीच में एक बार्गेनिंग हो गई ना। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। फिर आता है वर्क काउंसिल। वर्क काउंसिल में क्या होता है, देखो ये एक एक्सक्लूसिव बॉडी होती है एम्प्लॉइज की। यहाँ पर मतलब बहुत एम्प्लॉइज आते हैं सारे जिनको असाइन किया जाता है कहाँ पर, डिफरेंट फंक्शंस इन द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन, सेलिंग, परचेज, तो सब अलग अलग फंक्शंस के लिए जो है एम्प्लॉइज को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। तो उन एम्प्लॉइज की बॉडीज को ही कहा जाता है वर्क काउंसिल, जिनको की अलग अलग फंक्शन के ऊपर असाइन किया गया, ठीक है। वेस्ट जर्मनी की अगर हम बात करें तो वर्क काउंसिल जो होती है उनके पास बहुत सारी डिसीजन मेकिंग फंक्शंस होते हैं, उनको करने पड़ते हैं जो काम। लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर इनका रोल सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए वर्क काउंसिल क्या होती है, वो सारे एम्प्लॉय जो कि अलग अलग फंक्शंस पर बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको असाइन किया गया है वर्क करने के लिए। फिर आता है आपका ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड कमेटी। अब ये क्या होता है ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड कमेटी, तो ये क्या है, ये वो बॉडीज होती है जो कि कंसल्टेटिव का वर्क भी करती है और एडवाइजरी का भी। अभी अभी पढ़ा ना, एडवाइजरी और कंसल्टेटिव मतलब कि जिनसे कंसल्ट किया जाता है, उनसे व्यू पॉइंट पूछा जाता है डिसीजन मेकिंग के टाइम पर, जो कि टॉप मैनेजमेंट पर छोड़ दिया जाता है। तो ये जो पार्टिसिपेशन होता है ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर प्रिवेल करता है, लाइक ब्रिटेन और इंडिया। आपने हमारे यहाँ पर इंडिया में भी यही तो चलता है कि वर्कर से जो है उनका व्यू पॉइंट पूछ लेते हैं, लेकिन मानना है या नहीं मानना वो तो मैनेजमेंट के ऊपर होता है ना।
तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड कमेटी, मतलब कि वर्कर्स भी आएंगे और मैनेजमेंट भी आएगी, जब दोनों मिलकर जो है एक दूसरे का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। फिर आता है बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि जो वर्कर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका रोल क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एसेंशियली वन ऑफ नेगोशिएटिंग द वर्कर इंटरेस्ट विद द अदर मेंबर ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर क्या होगा, देखो बोर्ड ऑफ बीओडीज के अंदर जो वर्कर्स को जो रिप्रेजेंट करने वाले होंगे ना, वो क्या करते हैं, वर्कर के इंटरेस्ट को अदर जो मेंबर है बोर्ड के उसके साथ नेगोशिएट करते हैं कि वर्कर का इंटरेस्ट आखिरकार किस वर्क को करने में है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है उसकी जॉब असाइन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो इफेक्टिवनेस जो होगी ना वर्कर रिप्रेजेंटेटिव एट द बोर्ड, इसका मतलब बोर्ड के अंदर जो बोर्ड मीटिंग होती है वहां पर वर्कर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लीडर होता है उसका जो इफेक्टिवनेस जो है वो कब देखी जाती है, वो डिपेंड करती है उसकी एबिलिटी के ऊपर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं बोर्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा, तो देखो जब भी मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, तो वहां पर वर्कर्स के लिए वर्कर्स का व्यू पॉइंट रखने के लिए जो है रिप्रेजेंटेशन होता है उनकी तरफ से, तो वो क्या करता है अपने आप को उस मीटिंग के अंदर रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि यहाँ पर हमारी जो व्यू पॉइंट है, हमारी जो डिमांड है वो ये है, उसको बोलते हैं बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और उसी की एबिलिटी ही डिपेंड करती है कि कितनी बात वर्कर्स की मानी जाएगी। फिर आता है वर्कर ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। वर्कर्स ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज यहाँ पर क्या होगा, देखो तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर है जैसे नाम से इसमें बोल रखा है वर्कर ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है ना वो किसके पास होता है, वर्कर्स के पास होता है। किसी भी बोर्ड के थ्रू या किसी वर्क काउंसिल के थ्रू जो है पूरा कंट्रोल वर्कर्स के पास ही रहेगा। यहाँ पर देखो आपको एक एग्जांपल भी दिया है, सोशल सेल्फ मैनेजमेंट जो है यूगोस्लेविया के अंदर, वो एक एग्जाम्पल है जिसका क्या है पूरा कंप्लीट कंट्रोल है मैनेजमेंट का वर्कर्स के द्वारा, किसके थ्रू, एंड इलेक्टेड बोर्ड एंड वर्क काउंसिल के थ्रू। इस सिस्टम के अंदर जो है दो तरह के अलग अलग मैनेजरियल और ऑपरेटिव फंक्शंस जो होते हैं विद डिफरेंट सेट ऑफ पर्संस टू परफॉर्म देम। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कंट्रोल ही किसके पास चला जाता है, वर्कर्स के पास चला जाता है और वो खुद जो है डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एक फॉर्म जो हमने वर्कर पार्टिसिपेशन की देखी, जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया जा सकता है वर्कर्स के द्वारा। तो अब आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन, कि अब वर्कर पार्टिसिपेशन जो वर्कर जो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट के अंदर डिसीजंस लेने में, तो उनका क्या उद्देश्य होता है पार्टिसिपेशन के अंदर। तो देखिए उनका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न टू द एंटरप्राइज। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी डिसीजन लेते टाइम वर्कर्स को अगर आप इन्वॉल्व करोगे तो क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि टाइमली इंफॉर्मेशन जो आएगी वर्कर्स के पास, टाइमली उनको पता चलेगा कि यस हमें ये काम करना है, तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रोडक्शन करेंगे वो एक इफेक्टिव तरीके से करेंगे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे पूरे एंटरप्राइज को क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सेटिस्फेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप कहीं पर भी जॉब करोगे, अगर चाहे आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हो, अगर आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो ना, तो आप अपना मन लगाकर नहीं काम कर पाओगे। तो इसीलिए वर्कर की सेटिस्फेक्शन, वर्कर्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर उनको आप इन्वॉल्व करोगे मैनेजमेंट के अंदर, उनको ये लगेगा कि यस हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, फिर आता है मेकिंग एम्प्लॉइज बेटर अंडरस्टूड ऑफ देयर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एम्प्लॉइज को जो है बेटर तरीके से समझाना उनके रोल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर वो जो है पार्टिसिपेट करेंगे तो ही उनको हम बता पाएंगे ना कि यस आपकी ये रोल्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर उसके बाद में आता है प्रमोट करना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो साफ सी बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसे प्रमोट होगी एम्प्लॉइज के अंदर और
आपके मैनेजमेंट के अंदर, तो वो तभी होगी जब वो आपस में जो है मिलकर अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे, अपनी अपनी बातें बताएंगे। अब एम्प्लॉइज बताएगा कि यस हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें काम ऐसे करना है, ये नहीं करना, मैनेजमेंट सुनेगा, मैं फिर मैनेजमेंट अपने व्यू पॉइंट्स रखेगा। तो उससे क्या है, दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, दोनों समझ पाएंगे कि यस आखिरकार मैनेजमेंट उनसे क्या चाहती है, और मैनेजमेंट समझ पाएगी कि एम्प्लॉइज को क्या चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या है, दोनों जो है एक इफेक्टिवली तरीके से जो है वर्क करेंगे। फिर उसके बाद में आता है स्टैब्लिश करना और एनकरेज करना गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि एक अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के पास पहुंचाना। तो वो जो है केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे अपने अपने मैनेजमेंट के अंदर। तो इसको पार्टिसिपेशन के थ्रू ही ये चीज एनकरेज की जाती है कि जो है कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा बनेगा, क्योंकि मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉइज जो है कनेक्ट हो जाएंगे, एम्प्लॉइज जो है मैनेजर्स के साथ, टॉप मैनेजर्स के साथ बात कर पाएंगे। फिर आता है क्रिएट करना, प्रमोट करना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग वर्कर्स। तो आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर वो इंडिविजुअली काम नहीं करते, वो ग्रुप में काम करते हैं। तो ग्रुप में काम करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में क्या होगी, एक वर्कर पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, दोनों में एक हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन बनेगा, टीम वर्क जो है स्टैब्लिश होगी। ये हेल्प करता है हैंडल रेसिस्टेंस टू चेंज। अब ये क्या है पॉइंट देखो, रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या होता है, आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ेगा ना। लेकिन एम्प्लॉइज जो है वो इजीली चेंज होना नहीं चाहते, क्योंकि उनको बहुत सारी डाउट्स रहते हैं कि लाइक अगर हम पता नहीं अच्छे से काम कर पाएंगे या नहीं, हम सीख पाएंगे ये चीजें या नहीं, हमें तो ये आता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर वो क्या है, वो रेसिस्ट कर जाते हैं, वो मना कर जाते हैं चेंज को अडॉप्ट करने में। तो उसको अगर वर्कर्स पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वो जो है टॉप मैनेजर से बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो टॉप मैनेजर क्या है, उनको समझा पाएगा ना, उनको बता पाएगा कि कितना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आना। तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने में भी हेल्प करता है। फिर क्या है, इंड्यूस अ सेंस अमंग वर्कर्स टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होती है कि एक ऐसी वर्कर्स के अंदर एक ऐसी सेंस को डेवलप करना कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट देना है, आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है बेस्ट करना है, अपना 101% देना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा वर्कर पार्टिसिपेशन का टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पर हमने सब कुछ कर लिया, इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कुछ करने की नीड नहीं है। फिर उसके बाद में आपका आएगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीनिंग करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स। तो ये सब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।